डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द नेक्टर ऑफ इंग्लिश में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 12th के यूपी बोर्ड के जो अनसोल्ड पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें हम केवल सेक्शन सी के जितने भी अनसोल्ड पेपर हैं उसमें से जितने भी सेक्शन सी है उनको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेक्शन सी जो होता है वो ग्रामर से रिलेटेड होता है और सॉल्व किसको किया जाता है, ग्रामर को ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस होता है और इसमें वोकेबलरी को भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको सॉल्व कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाकी जो सेक्शन है, जैसे आपके सेक्शन ए है, सेक्शन बी है या फिर सेक्शन डी है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। इसको आप याद करेंगे और लिख लिख के याद करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी ग्रामर। और ये जो पेपर है 2023 में पूछा गया था, जिसका कोड है 316 AA। ठीक है, तो इसमें सेक्शन सी में ही जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके अंतर्गत आपको किसी एक वर्ड को चूज करना होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो ऑप्शनल होता है और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का यानी 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है हेट, इसका मतलब होता है हेट। ठीक है, और ये जो एवर्जन वर्ड दिया है इसका मतलब भी क्या होता है, हेट होता है। तो यहाँ लिखा है डिसलाइक ऑफ आर एवर्जन, मतलब हेट टू मैरिज। तो मैरिज से हेट करने की जो एक कस्टम होती है, एक जो प्रथा होती है, उसको क्या बोला जाता है। जैसे कुछ पर्सन जो होते हैं उनके अंदर मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत होती है, वो शादी करना नहीं चाहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं, अगर आप इसको रूट वर्ड से समझेंगे तो ये सभी वर्ड्स आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मिसोगमी होगा। ठीक है, मिसोगमी। इसको मैं आपको रूट वर्ड्स के थ्रू समझा देता हूँ कि मिसोगमी किस तरह से होगा। देखिए, इसमें आप देखेंगे कि ये जी एम बाई यानी कि GM बाई गमी, गमी और गमी, ये सभी जो रूट वर्ड है चारों वर्ड्स में आ रहे हैं। इस गमी का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, मैरिज। अगर किसी भी वर्ड में ये गमी वर्ड आ रहा है, GAM वर्ड आ रहा है, तो इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, मैरिज से होता है, शादी से होता है। बाकी जो रूट वर्ड्स हैं, जैसे इसमें दिया है मोनो, तो इस मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, इस मोनो का मतलब सिंगल होता है। और यहाँ पर ये जो पॉली वर्ड दिया है, इस पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी। और यहाँ पर BI जो रूट वर्ड दिया है, इस BI का मतलब, V का मतलब क्या होता है, टू होता है। ठीक, तो ये सभी रूट वर्ड्स हो गए। तो इसका रूट वर्ड यहाँ पर ये जो मिसो दिया है, MISO, मिसो, इस मिसो रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, हेट होता है। तो इससे अब इस रूट वर्ड से इसका मीनिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो मिसो का मतलब हेट हो गया, गामी का मतलब मैरिज हो गया। तो जो मैरिज से क्या करता है, हेट करता है, यानी मैरिज को क्या करता है, डिसलाइक करता है। डिसलाइक करने की जो एक प्रथा होती है उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोगमी बोलते हैं। और मोनोगमी क्या होता है, जैसे सिंगल यानी एक ही शादी करने की जो एक प्रथा होती है, एक ही शादी करने की प्रथा होती है, किसी वन पर्सन से शादी करने की जो प्रथा होती है उसको बोलते हैं मोनोगमी। और पॉलीगमी क्या होता है, पॉलीगमी होता है मतलब दो से अधिक शादी करने की जो प्रथा होती है, कई शादी करने की प्रथा होती है। पली का मतलब क्या होता है, मैनी। तो कई शादी करने की जो प्रथा होती है उसको हम बोलते हैं पलीगमी, पॉलीगमी, पॉलीगमी। ठीक है, पॉलीगमी इसको पढ़ सकते हैं। अब जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, किस किस को किस किस से प्यार करे, तो उसमें जो हीरो है वो कई शादियां करता है, उसकी कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जिससे वो कई मैरिज करता है, तो उस प्रथा को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगमी बोलेंगे। और अगर दो शादी करने की प्रथा है तो उसको क्या बोला जाएगा, बीगमी बोला जाएगा। होते हैं एडियम फ्रेजेस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक अपना पर्टिकुलर कोई मीनिंग होता है। तो यहाँ पर दिया है फ्रेज पुल अप फास्ट वन। तो पुल अ फास्ट वन का मतलब क्या होता है, तो पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है टू डिसीव, यानी कि किसी को धोखा देना। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट वन इज द सिनोनियम फॉर एस्टोनिशमेंट। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में सी पूछा जाएगा सिनोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एस्टोनिशमेंट का मतलब क्या होता है, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्यचकित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 वाला होगा।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया है द पोइम हैज़ मैनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स, द पोइम हैज़ मैनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स विच वर्ड इन दिस सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है इज़ एन एरर, इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ये सिंटैक्स वाला चैप्टर जो है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ये जो इलेजियन वर्ड दिया है, इल्यूजन जो वर्ड दिया है, एक वर्ड होता है एल्यूजन, ALU, सॉरी एक मिनट, तो इसको यहाँ पे सही से समझ लेते हैं। दो वर्ड्स होते हैं, एक है इल्यूजन, इस इल्यूजन का मतलब होता है कोई भ्रम, इसका मतलब जैसे कोई भ्रम है या माया, भ्रम या माया होता है, इस इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम या फिर माया होता है। ठीक है, एक वर्ड होता है इसी से मिलता जुलता बिल्कुल एक नया वर्ड होता है एल्यूजन, एक एल्यूजन वर्ड होता है। ठीक है, एल्यूजन, तो इस एल्यूजन का मतलब होता है कोई संकेत, कोई संकेत। तो इसका मतलब क्या हुआ, द पोइम हैज़ मैनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स, अगर यहाँ पर इल्यूजन वर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोइम जो है वो कई अस्पष्ट भ्रम रखती है, अस्पष्ट भ्रम रखती है। यहाँ भ्रम की बात नहीं की गई है, यहाँ पर संकेत की बात की गई है। तो यहाँ पर जो वर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एल्यूजन होना चाहिए, एल्यूजन। तो इसमें जो ऑप्शन गलत होगा, इसमें कौन सा वर्ड हमारा ग्रामेटिकल एरर इस दिया है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है, तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ वाला राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है द एंटोनियम ऑफ अराइवल, अराइवल का एंटोनियम यहाँ पर पूछा गया है। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, क्या होता है, विलोम शब्द, तो इसका उल्टा पूछा गया है। तो ये जो अराइवल वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है आगमन। अगर किसी का आगमन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अराइवल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ये हमारा गलत हो जाएगा। सर्वाइवल दिया है यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा। राइवल दिया है, राइवल का मतलब होता है बराबरी करना किसी की, और सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रखना। ठीक है, क्या रखना, जीवित रखना। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया है वो है डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना या विदा होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा डिपार्चर। यानी अराइवल का मतलब होता है आगमन, कोई आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अराइवल बोलते हैं, आगमन बोलते हैं। और जब जाता है, विदा लेता है, प्रस्थान करता है, तो उसको बोलते हैं डिपार्चर। रैप्चर का मतलब होता है उत्साह, इसका मतलब क्या होता है, इस रैप्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्साह। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो क्या है, डिपार्चर, डिपार्चर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है चेंज एनीवन, आपको किसी एक को चेंज करना है। द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ हिंट दी हैं, इस हिंट को आप अच्छे से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर सैड दिया है तो सैड का तो हम सैड ही रहने देते हैं, अगर सैड टू दिया है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं टोल्ड में, सैड टू इज रिप्लेस्ड बाई टोल्ड। अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है, रिपोर्टेड स्पीच अगर असर्टिव में है, तो उस केस में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या हो जाता है, डैट हो जाता है। तो इस हिंट से अब आप इस सेंटेंस को अच्छे से क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ ही सैड का सैड हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा इज रिप्लेस बाई डैट, मतलब इसका यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया डैट, ये डेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बी को चेंज करेंगे हम, बी को मोस्टली चेंज करते हैं दे में, इसका दे हो गया। कैन का क्या हो गया, कुड हो गया, कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन। अब यहाँ पर ये जो दिस दिया है, इस दिस का यहाँ पर हो जाएगा डैट, दिस को हम किस में चेंज कर देते हैं, डैट में, डैट लाइफ। तो ये आपका इनडायरेक्ट यहाँ पर बन गया। इसके बाद इसमें दो क्वेश्चन दिए जाएंगे डायरेक्ट स्पीच के, जिसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, लेकिन आपको किसी एक का आंसर देना होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे एनी वन, एनी वन का यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपके लिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको पेपर में एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है माई फ्रेंड सैड टू मी, माई फ्रेंड सैड टू मी आई केम, एक मिनट अब समझते हैं। ठीक है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो।
तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि आई केम टुडे, मैं आज आया, एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, और मैं कल आगरा के लिए लीव हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर ये लिखा है सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, मतलब सेंटेंस अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उसको चेंज किया जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मतलब क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उसको चेंज किया जाएगा सब्जेक्ट हेड प्लस एम बी थर्ड में। तो ये बनेगा माई फ्रेंड सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा इज रिप्लेस्ड बाई डैट, इसके स्थान पे डैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ग के यानी आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो आई हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट केस है। एक बात और ध्यान रखेंगे, केस जिस रूप में होता है वो उसी रूप में ही चेंज किया जाता है। तो आई को जब हम माई फ्रेंड के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही हो गया। अब इस हेड, यहाँ पर हेड लिख देंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम होती है। तो डैट ही हैड कम, कम हो गया यहाँ पर। अब टुडे का क्या हो जाएगा, डेड डे हो जाएगा। ठीक है, टुडे का डेड डे हो जाएगा। एंड अब फिर आई को माई फ्रेंड के अनुसार चेंज करेंगे, ही हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, लीव फॉर आगरा टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वन इज कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। इसमें आपको क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा एनी वन, किसी एक सेंटेंस को निम्नलिखित, जो निम्नलिखित सेंटेंस दिए हैं और डायरेक्टेड, मतलब वहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आपको किस रूप में उसको कंबाइन करना है। ये आपका जो क्वेश्चन होगा बी वाला, ये सिंथेसिस का एक जो चैप्टर है उससे होगा, जिसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस पूछा गया है। ये जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैंने हिंट्स दी है किस तरह से इसको बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ही गेव देम एडवाइस, उसने उन्हें सलाह दी। ही हेल्प्ड देम लिबरली, लिबरली, ठीक है, ही हेल्प्ड देम लिबरली। लिबरली का मतलब होता है उदारता से, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसने उनको क्या दी, सलाह दी। ही हेल्प्ड देम लिबरली, और उसने उनकी, लिबरली का मतलब होता है उदारता से, और उसने उनकी उदारता से मदद भी की। तो ये सिंपल सेंटेंस आप बनाएंगे, और इसमें एक रूल है, अगर किसी भी सेंटेंस में दो तरह की मदद करता हुआ पाया जाए तो उसको हम किससे बनाते हैं, जीरंड से। ठीक है, किससे बनाते हैं, बी साइड। सबसे पहले, सॉरी यहाँ पर थोड़ा हिंट्स में मैं लिखना भूल गया था। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हिंट्स में सबसे पहले अगर दो तरह की मदद, इसमें दो तरह की मदद है, एक तो उसने सलाह दी है, ठीक है, और दूसरा उसने लिबरली तरीके से, लिबरली तरीका मतलब क्या होता है, उदारता से उसने उसकी मदद भी की। दो तरह की मदद, अगर दो तरह की मदद देता हुआ पाया जाए सेंटेंस में, तो उस केस में हम सबसे पहले किसका यूज करते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, देखो यहाँ पे लिखा है सेंटेंस में कोई दो तरह की मदद देता हो तो बिसाइड्स प्लस जीरंट का यूज़ करते हैं। जीरंट क्या होता है, जीरंट जो होता है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें आईएनजी जुड़ता है, जो कि एक नाउन की तरह काम करता है, और हिंदी मीनिंग, हिंदी अर्थ निकालने पर नानीने जैसे उच्चारण आते हैं उसमें। ठीक है, तो इसको इस तरह से कंबाइंड किया जाएगा, बिसाइड्स गिविंग। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है बिसाइड्स प्लस जीरंड, तो सबसे पहले बिसाइड लिखेंगे, इसके बाद जीरंड। जीरंड का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर गिव जो है वो वर्ब है, इसको फर्स्ट में चेंज करेंगे, गिव, गिव में चेंज करेंगे, आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, तो हो जाएगा बिसाइड्स गिविंग, और क्या हो जाएगा, एडवाइस। यहाँ पर आप देम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, एक बार लिख देंगे देम, और दोनों बार लिखना चाहें तो दोनों बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिसाइड्स गिविंग, बिसाइड्स गिविंग एडवाइस कॉमा, दूसरा सेंटेंस है ही हेल्प्ड देम लिबरली। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारता से मदद भी की। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, द किंग वाज इल, राजा क्या था, राजा बीमार था। द पीपल हियर्ड द न्यूज, लोगों ने खबर को सुना। एंड बेन टू द पैलेस, और वो महल गए,
और वो कहाँ चले गए, महल गए। तो इसे भी आपको क्या बनाना है, सिंपल में चेंज करना है। इस तरह का अगर सेंटेंस आ रहा है जिसमें 3 तरह के सेंटेंस दिए हैं, तो इसको भी हम किससे बनाएंगे, प्रेपोजिशन प्लस जीरंड से बनाएंगे। तो इसमें बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें ऑन का यूज करेंगे और ये जो हियर्ड है इसको बीच से पकड़ेंगे, ठीक है। जो बीच वाला जो सेंटेंस है इसको पकड़ेंगे, यानी कि हियर्ड का यहाँ पर क्या बन जाएगा, जीरंड, आईएनजी लगा देंगे। ऑन हियरिंग द न्यूज़, ऑन हियरिंग द न्यूज़, किसकी न्यूज़ सुनी है, राजा की बीमारी की। तो ये यहाँ पर राजा बीमार था, ये इल जो है एडजेक्टिव है, इसको हम नाउन में चेंज कर देंगे, इसका बना देंगे इलनेस, ठीक है। राजा की बीमारी, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को किस तरह से यहाँ पे चेंज किया जाएगा, किंग, किंग एक जो है वो सजीव है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, तो हो जाएगा किंग्स इलनेस, मतलब राजा की बीमारी। तो इसका अर्थ हुआ ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस, राजा की बीमारी की खबर सुनने पर द पीपल बेन टू द पैलेस। और ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है यहाँ से, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, द पीपल बेन टू द पैलेस, जो लोग थे वो कहाँ गए, महल गए, ठीक है। ये आपका सिंपल बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर सी दिया है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैप्टर है आपका, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक्टिव से पैसिव आता है बनाने के लिए, नेगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है, डिग्री आती है बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक पैसिव वॉइस पूछा गया है, हिज दैट सॉक्ड मी, हिज दैट सॉक्ड मी। तो इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो सॉक्ड वर्ड दिया है इसके साथ हम कभी भी वाई का यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ हमेशा एट का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर हिंट में मैंने दिए, जैसे सॉक्ड है, सरप्राइज्ड है, एस्टोनिस्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस्ड है, डिस्प्लीज्ड है, तथा अलार्म्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में किसका यूज करेंगे हम, एड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एड का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया, देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये जो मी है वो इधर लाए, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया आई। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, ये सब्जेक्ट है हमारा, और ये क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मतलब सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर बाज या बर का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर बाज का यूज करेंगे, ठीक है। सॉक्ड की थर्ड फॉर्म सेम होगी, आई वॉज सॉक्ड। अब यहाँ पर हिज दैट इधर आएगा, इससे पहले हमें वाई का यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर सॉक्ड दिया है, और यहाँ पर हिंट में क्या लिखा है, ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ हमेशा एट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, एट का यूज किया जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस बना आई वॉज सॉक्ड एट हिज दैट। नेक्स्ट वन इज no one will deny that Greece tried his best to please the officer। इसका मतलब ये हुआ no one will deny, कोई भी मना नहीं करेगा, कोई भी मना नहीं करेगा कि ग्रीस ट्राइड, ग्रीस ने कोशिश की, हिज बेस्ट, अपनी बहुत अच्छी कोशिश की, टू प्लीज़ माने खुश करना, प्लीज़ का मतलब खुश करना भी होता है, जब ये वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है खुश करना, द ऑफिसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, कोई भी इनकार नहीं करेगा कि ग्रीस ने ऑफिसर को खुश करने की अपनी पूरी कोशिश की थी, ठीक है। तो इसे चेंज करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है, और ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि सेंटेंस के रूप को बदल दिया जाता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो सेम रहता है। अगर इसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस भी अफर्मेटिव हो जाएगा, और इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ और इसका अर्थ दोनों का मतलब जो होता है वो सेम होगा। दोनों का रूप तो बदल गया है लेकिन दोनों का जो मीनिंग होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर इसको किस तरह से चेंज किया जाएगा, जो नो वन वर्ड होता है उसको हम एवरीवन में चेंज कर देंगे। नो वन का क्या हो जाएगा, एवरीवन, एवरीवन बिल। अब यहाँ पर ये डिनाई जो वर्ड दिया है इसका एंटोनियम कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, एग्री। एग्री माने क्या होता है, सहमत होना, और डिनाई का मतलब होता है मना करना। यहाँ पर आप एग्री भी लगा सकते हैं, एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं। हाँ, तो ये किस तरह से बनेगा, नो वन का हो गया एवरीवन बिल, और डिनाई का उल्टा कर देंगे एग्री। इसको उल्टा इसलिए करते हैं ताकि इसके अर्थ में कोई भी अंतर ना आए, इसका दोनों का जो मीनिंग है वो सेम हो। तो एवरीवन विल एग्री, प्रत्येक व्यक्ति सहमत होगा, प्रत्येक व्यक्ति सहमत होगा कि ग्रीस ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर, कि ग्रीस ने ऑफिसर को खुश करने की अपनी पूरी कोशिश की। तो दोनों का जो मीनिंग है, दोनों का जो मतलब है वो सेम है। सेंटेंस आपका चेंज हो गया लेकिन दोनों का जो मतलब है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। हाँ, अब यहाँ पर करेक्ट एनीवन, तो ये सिंटैक्स वाला जो आपका चैप्टर है
इससे 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था ऑप्शनल, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। और एक पूछा जाता है इस तरह से, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर लिख के दिखाना होता है। तो लिखा है करेक्ट एनी वन ऑफ द, किसी एक को करेक्ट करना है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों सॉल्व कराऊंगा। द बॉय टोल्ड अ लाई, द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये जो वर्ड दिया है लेस्ट, ये अपने साथ हमेशा शुड लेता है, ये बात तो सही है। लेकिन लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, यानी कि इसमें खुद ना यानी नहीं, नेगेटिव वर्ड खुद आ रहा है, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। जब ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है तो इसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर किसकी गलती है? नॉट की गलती है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इस तरह से लिख के आना है, द बॉय टोल्ड अ लाई लीस्ट ही शुड बी पनिश्ड। इस तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। देखिए कुछ किताबों में इसका जो अनसोल्ड पेपर आपको मिलेगा उसमें जो आंसर दिए हैं उसमें कुछ अलग तरीके से दिए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। इसमें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए हैं बिल्कुल बहुत ही अथेंटिसिटी के साथ कराए हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। बहुत से अनसोल्ड पेपर मैंने देखे जिसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल सब अच्छे से क्लियर कराया मैंने आपके लिए। तो ये आपका यहाँ पर सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिखा है होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा भारत है वो कोरोना से पीड़ित है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो होल है ये अपने साथ एक सिंगलर नाउन लेता है, ठीक है, सिंगलर नाउन है। और ध्यान रखेंगे इसको क्या किया है? डेफिनेट बनाया गया है। होल इंडिया की बात की गई, इसको डेफिनेट यानी कि निश्चित बनाया गया है। जब इसको निश्चित बनाया गया है, जब इसको स्पेसिफिक बनाया गया है, तो इस केस में यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करते हैं। और द कौन सा आर्टिकल होता है? द होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लगाना होगा? द आर्टिकल लगाना होगा। तो ये सही बनेगा, द होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। नेक्स्ट वन इज ई। यहाँ पर पूछा गया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस। मतलब यूज करना है आपको किसी निम्नलिखित, ये जो पेयर हैं, एक ये आपका पेयर है और एक ये पेयर है, ये दो जोड़े हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको शब्दों का यूज करना है इन योर ऑन सेंटेंसेस, मतलब अपने सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज करना है। आप कोई सा भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, उसमें इन वर्ड का यूज होना चाहिए, ठीक है। टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, ताकि इनका जो मीनिंग है वो अंतर जो है, इनका जो अर्थ है उसका मीनिंग जो है वो क्या हो सके? क्लियर हो सके। तो देखते हैं किस तरह से आपको एग्ज़ाम में ये करने होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे दिया है एल्टर, ये होमोफोन नाम का जो एक चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का। होमोफोन्स का मतलब ये होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग होती है और उसका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अल्टर, ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो साउंड है बिल्कुल सेम निकल कर आ रहा है, लेकिन इनकी स्पेलिंग भी अलग है और इनका जो मीनिंग है वो भी अलग है। अब आपको इसका हिंदी मीनिंग एग्जाम में लिख के नहीं आना है, आपको केवल उस वर्ड का यूज सेंटेंस में करना है, ताकि उसका मीनिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। किस तरह से? तो यहाँ पर मैंने आपको केवल समझाने के लिए इसका हिंदी मीनिंग लिख दिया है, आपको एग्जाम में लिख के बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। आपको केवल जैसे यहाँ पर ये वर्ड जो है अल्टर, इसका यूज मैंने एक सेंटेंस में किया, इस तरह से आपको एक सेंटेंस बना के आना है एग्जाम में, बस, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं इसका मीनिंग अच्छे से, और ट्रिक से मैंने समझाया है, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ना बिल्कुल सेम होते हैं, मिलते जुलते, और अगर आप रट के जाएंगे तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और ना ही कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस एल्टर का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, जिसमें ए बना हुआ है। आप देखेंगे इसमें क्या अंतर है दोनों में, इसमें ए बना है और इसमें ई बना है, बाकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल क्या है? सेम है। तो जिसमें ए बना हुआ होता है, इस अल्टर का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी पूजा का जो स्थान होता है, जिसको हम वेदी कहते हैं हिंदी में, जहाँ पर पूजा का सामान रखा जाता है उसको अल्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, जैसे ये प्लेस है, इस प्लेस में आप क्या देखेंगे, इसमें भी ए आ रहा है बीच में और इसमें भी ए आ रहा है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप जो होता है वो क्या होता है? अल्टर होता है, जिसमें ए आता है बीच में। इस प्लेस से स्थान, इस प्लेस से इसको याद रखेंगे। तो यहाँ ट्रिक भी दी है, प्लेस ऑफ वर्शिप।
तो अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग पता होगा अच्छे से तभी तो आप इसका सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर इज एन एल्टर इन चर्च। बहुत ही छोटे सेंटेंस मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। देयर इज एन एल्टर इन चर्च। चर्च में क्या है, चर्च में एक वेदी है, एक पूजा का स्थान है। तो इस तरह से आपको इस वर्ड का सेंटेंस में यूज करके आना है एग्जाम में। अब जो दूसरा वर्ड दिया है एल्टर, जिसमें ई है, इसको समझ लेते हैं। ये जो एल्टर है जिसमें ई दिया है, इसका मतलब होता है टू चेंज समथिंग, यानी किसी चीज़ को क्या करना, चेंज करना, या फिर एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करना। तो इसकी ट्रिक क्या है, एल्टर एक्सचेंज। तो जिसमें ई दिया है उसका मतलब होता है एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज में भी शुरू में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो जिसमें ई दिया है उसका मतलब होता है एक्सचेंज, यानी कि टू चेंज समथिंग, किसी चीज़ को चेंज करना, किसी चीज़ को बदलना। तो इसका यूज हमने यहाँ पर सेंटेंस में किया है, कैन बी एल्टर द टाइम ऑफ द मीटिंग। क्या हम मीटिंग के समय को चेंज कर सकते हैं, क्या हम मीटिंग के समय को चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो अच्छे से याद रखेंगे। सपोज करिए अगर आप रट के जाते हैं एग्जाम में और आपने ट्रिक का यूज़ नहीं किया है, ट्रिक से याद नहीं किए हैं, तो उस केस में क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। हो सकता है आप ये वाला एल्टर यहाँ पर यूज कर दें, ये वाला। अगर आपने सेंटेंस में ये वाला एल्टर यूज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, कैन बी एल्टर। क्या हम पूजा का जो स्थान है, तो इसका तो मीनिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर यहाँ पर ये वाला एल्टर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरा पेयर है इसको भी समझ लेते हैं। आपको केवल एक ही पेयर का यूज़ करना है एग्जाम में, या तो आप इस वाले पेयर का यूज़ करें या फिर इस वाले पेयर का यूज़ करें। हम यहाँ पर दोनों पेयर जो हैं उनको दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेस्पेक्टेबल दिया है, इस रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है पूज, यानी कि माननीय। इसका मतलब होता है डिजर्विंग रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो रेस्पेक्ट को क्या करता है, डिजर्व करता है, यानी वो सम्मान का क्या होता है, हकदार होता है। तो इसका यूज यहाँ पर सेंटेंस किया है, ही कम्स फ्राम अ रेस्पेक्टेबल फैमिली। ही कम्स फ्राम अ रेस्पेक्टेबल फैमिली, इसका मतलब क्या हुआ, वह एक सम्मानित परिवार से आता है, वह एक सम्मानित परिवार से आता है। दूसरा जो वर्ड दिया है रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है आदर सहित, यानी सम्मान पूर्वक, हैविंग रेस्पेक्ट। तो इसका मतलब हुआ हैविंग रेस्पेक्ट मतलब सम्मान रखना, सम्मान करना या आदर करना। तो इसका मतलब हुआ बी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो इस सीरीज में यानी कि जो सेक्शन सी है आपका, इसमें इतने ही क्वेश्चन होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा ये होगा यूपी बोर्ड 316 AB वाला। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर